तो ऐसे पद पर रहने का औचित्य क्या? भोपाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आयकर भवन के सामने धरना जारी। कांग्रेस बोली, यह महात्मा गांधी की पार्टी है, हम डरने वाले नहीं। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सपा के गढ़ में मोदी की सेंधमारी। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां वह कमजोर है। सबसे कमजोर सीटों पर पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाल रहे हुए हैं। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पीएम मोदी ने संभल में कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रों उच्चार के बीच कल्कि धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। राजनीतिक पंडित इसे लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़कर देख रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। संभल में अलग नजारा देखा। कभी कांग्रेस के लिए तमाम टीवी चैनलों पर मोर्चा संभालने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कि प्रियंका गांधी के गुरु माने जाते थे, मेजबान की भूमिका में थे। संभल में कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह का आयोजन था। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की तारीफ करते हुए कहा कि प्रमोद कृष्णम भगवान कल्कि के लिए मंदिर बना रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। हजारों वर्ष बाद की आस्था और अभी से उसकी तैयारी है। संभल में पीएम मोदी का आना सामान्य बात लगती है, लेकिन अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो इसके पीछे बीजेपी की गहरी रणनीति है। संभल मुरादाबाद संभाग में आता है, जहां बीजेपी सबसे कमजोर है। मुरादाबाद संभाग में 5 विधानसभा सीट आती है। इस संभाग में बीजेपी की कमजोरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 में से बीजेपी के पास केवल 1 सीट है। कल्कि मंदिर के शिलान्यास के साथ बीजेपी ने मुरादाबाद संभाग में जीत का रास्ता बना दिया है। इस इलाके में कभी कांग्रेसी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम के समर्थकों का साथ बीजेपी को मिल सकता है। कल्कि मंदिर शिलान्यास के समय सीएम योगी ने चुनावी संदेश देने की कोशिश की, जिसमें 2024 का चुनावी एजेंडा छुपा हुआ है। पीएम मोदी 10 साल से देश के पीएम हैं और वे पहली बार संभल आए हैं, जो ये दिखाता है कि बीजेपी मुरादाबाद संभाग को लेकर कितना गंभीर है और पर जीत दर्ज करने की रणनीति पर काम कर रही है। मुरादाबाद में मुसलमानों और यादवों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में इस इलाके में विपक्ष के गढ़ को ध्वस्त करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। अगर बीजेपी को लोकसभा में 400 का आंकड़ा पार करना है तो उसे इस इलाके में सभी सीटों पर जीत दर्ज करनी पड़ेगी। इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनके मन में विश्वास पैदा करें। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ पवन गोयल जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। भरत सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। भरत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल पहुंचे, कल्कि धाम का शिलान्यास भी किया गया, तो चुनौती नजर आती है? क्योंकि वैसे तो आपके लिए उत्तर प्रदेश में वैसे भी चुनौतियां तमाम हैं। देखिए, इसमें राणा जी कोई चुनौती की बात नहीं है। मंदिर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री गए थे और देश के प्रधानमंत्री,
तो इतनी स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए कि वो पूरे देश में कहीं भी जाए। लेकिन आप ही की पार्टी के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पर जो आक्रामक रहे चुनाव के समय पर, आज उन्हीं के साथ खड़े थे और प्रधानमंत्री उनकी तारीफ कर रहे थे। प्रमोद कृष्णन, सुविधा के अनुसार कुछ नेता ऐसे भी है पार्टी में जो अपने सुविधा के हिसाब से चलते हैं और अपने सुविधा के हिसाब से पार्टी बदलते हैं। तो प्रमोद जी को लगा होगा कि कांग्रेस में अभी फिलहाल मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो चलिए मैं कम से कम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा में जाऊं और वहां कुछ पालूं। तो देखिए, इस समय पार्टी के अंदर जो है डट के खड़ा होने का समय है, न कि रण छोड़ के भागने का समय है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी अगर प्रमोद कृष्णम अगर बीजेपी की तरफ चले जाते हैं? क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर एक बड़ा चेहरा तो कांग्रेस के पास वो थे ही, और उन्होंने ही लगातार ये आरोप लगाए कि हिंदू विरोधी है कांग्रेस। देखिए, मैंने क्या कहा आपको, जब तक वो मोदी चालीसा पढ़ते नहीं और पढ़ेंगे नहीं, भाजपा चालीसा नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो भाजपा में जाने का रास्ता कैसे ढूंढ पाते। तो उन्होंने कुछ दिनों से जो है मोदी चालीसा पढ़ना शुरू किया था हनुमान चालीसा की जगह पे। तो इसलिए लगता है मोदी जी खुश हो गए और कहे कि ठीक है भाई, चले आइए और अब हम देखते हैं आपको। दूसरी चीज है, अगर बहुत ही मजबूत अगर प्रमोद जी होते तो चुनाव न हारते। लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो इतने मजबूत अगर इतना जनाधार होता प्रमोद जी का, तो क्यों हार गए भाई? ये भी तो सवाल उठता है ना। ठीक है, मैंने कहा कि प्रमोद जी एक मेरे लिए तो मतलब मैं मानता हूँ कि गुरु है और नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपना जहां भी रहे वो शुभकामनाएं मेरी उनके साथ है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जिस पार्टी में आप रहे, अगर पार्टी का अच्छा दौर नहीं चल रहा है, तो कम से कम उस समय प्रमोद जी को खड़े होकर हमारे जैसे नौजवानों को ताकत देने की जरूरत थी, न कि रण छोड़ के भागने की जरूरत। ठीक है पवन जी, आज कल की धाम का तो शिलान्यास किया ही है प्रधानमंत्री ने, क्या साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी कमजोर सीटों पर मजबूत होने के लिए नींव रख दी है? को बड़ा लाइटली ले लिया। मैं इसके बारे में कुछ इतिहास में जाना चाहूंगा। बाबर ने 3 मस्जिद बनाई, एक अयोध्या में, एक कल की धाम पे पहले मंदिर हुआ करता था यहाँ पर, और एक मस्जिद और। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मंदिर आप इसको राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन आप इसको बाबर से भी जोड़ लीजिए। यहाँ पर कल की धाम में मंदिर था जो बाबर ने तोड़वाया था और मस्जिद बनवाई थी। आज भी उसके मतलब कुछ ना कुछ रूपरेखा आपको मिल जाएंगी। दूसरी बात, अब 2024 की बात करते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी ही पार्टी के, बेशक वो निष्कासित कर दिए गए, आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए जो शब्द यूज कर रहे थे, इनकी अपनी पर्सनल शैली है। भारतीय जनता पार्टी अगर कल की धाम पे मंदिर बना रही है तो ये हमारा सौभाग्य है। भारत के अंदर भारत के विशेष मंदिर नहीं बनेंगे तो और कहां बनेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर तो भारतीय जनता पार्टी खाली कल की मंदिर पे ही जोर देती तो मैं मानता कि हाँ, हमने राजनीति की नींव रखी। आप इसको 4 धाम से देख लीजिए। 4 धाम 2025 तक ऑल वेल रोड्स काफी हद तक बन चुकी है, सारी बन जाएगी। वहां पे 56 टनल का काम हो रहा है जो कि रेलवे को जोड़ेगा। उसके बाद आप केदारनाथ का कॉरिडोर ले लीजिए, आप काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर ले लीजिए, आप महाकाल का कॉरिडोर ले लीजिए, आप वृंदावन का कॉरिडोर ले लीजिए, जो अनाउंसमेंट हो गई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के वहां कामाख्या देवी पे भी कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, खाली राम जी के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे, धर्म के आस्था के नाम पे 120 करोड़ लोगों की आस्था बहुत ज्यादा मैटर करती है। राणा साहब, आप इसको धर्म के मुद्दे को राजनीति से ना जोड़े। धर्म खाली एक ही प्रकार से हुआ था तो मैं मानता, मैं एक्सेप्ट करता। दूसरी बात, 2024 का किला जो भेदा जाएगा वो राम जी के नाम के साथ साथ विकास के काम पे भी भेदा जाएगा। जनता को क्या चाहिए? जनता को सड़क चाहिए, जनता को शौचालय चाहिए, जो जनता को गैस सिलेंडर चाहिए, जनता को अच्छी रेलवे चाहिए, जनता को मेट्रो चाहिए, जनता को घर चाहिए। ये सारी सुविधाएं, जनता को अच्छी अर्थव्यवस्था चाहिए, जनता को देश का मान सम्मान चाहिए, किसानों को एमएसपी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार पे ही बात करते हैं राणा साहब। हाँ। 12 किलोमीटर सड़क बनती थी, आज 38 किलोमीटर सड़कें बन रही है, तो 3 गुना ज्यादा मजदूर इंजीनियर से लेके सारे बन रहे हैं। 4 करोड़ अगर घर बन रहे हैं तो उसमें मजदूर से लेके चपरासी से लेके जीएम तक की कंपनियां उसमें लग रही है। 813 नए रेलवे आ रही हैं। 2025 तक 105 वंदे भारत आ जाएंगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा रेलवे ट्रैक चेंज हो रहा है। ये रोजगार के अवसर है। 12 करोड़ शौचालय बन रहे हैं, ये रोजगार के अवसर है। 12 करोड़ जल से नल दिया जा रहा है, वो रोजगार है। जाहिर सी बात है, कोई मशीनें तो आके काम नहीं करेंगी, मैन मेड ने काम किया होगा।
लोगों ने ही काम किया होगा। मेक इन इंडिया के तहत 97% मोबाइल आज भारत में बन रहे हैं। पहले क्या होता था? लेकिन पवन जी, आप ही की सरकार का आंकड़ा ये कहता है आजादी के समय पर जो बेरोजगारी का स्तर था वो 8.6% थे जो बेरोजगार थे, आज लगभग 6% के आसपास है। तो आंकड़ा आपका आजादी से अब तक कुछ बदला नहीं है। वैसे ये सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं भी सरकारी आंकड़ों की बात आपसे राणा साहब करता हूं। हाँ। अगर पहले के मुकाबले 3 गुना सड़क बनेगी, शौचालय बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, मेट्रो स्टेशन बनेगी, रेलवे बनेगी, तो ये तो लोग ही बनाएंगे। शौचालय बनेंगे, गैस सिलेंडर, अगर मैं गैस सिलेंडर की बात देखिए पवन जी वो बात मैं आपकी मान गया हूं, मैं तो सरकारी आंकड़ों पर बात कर रहा हूं। तो क्या सरकार ने उन आंकड़ों को उसमें शामिल नहीं किया है? क्योंकि आज भी अगर 6% के आसपास बेरोजगारी दिखा रहा है तो बिल्कुल ठीक है। 1947 में जो देश की जनसंख्या थी वो 33 करोड़ थी। और आज जो जनसंख्या है ऑन रिकॉर्ड 142 करोड़ है। आप उसको भी तो उस एंगल से भी तो देखिए। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पर है। अर्थव्यवस्था भी तो उसी हिसाब से बढ़ी ना, जीडीपी भी उसी हिसाब से बढ़ी। बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्रियां उसी हिसाब से बढ़ी। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन देश की अर्थव्यवस्था तो 5वें नंबर पे, ये तो आप मानते हैं। जब मोदी जी को अर्थव्यवस्था मिली थी वो 11वें नंबर पे थी 2014 में, और आज 5वें नंबर पे। अर्थव्यवस्था तभी तो बढ़ेगी ना राणा साहब जब देश के अंदर सारी सुविधाएं होंगी। पवन जी बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे चीजें, क्योंकि मैं अभी कहीं पर पढ़ रहा था 2011 में भी यही भाषण दिया गया था कि हम बढ़ते हुए तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गए हैं। 2011 की बात कर रहा हूं, अगर यकीन ना हो तो आप गूगल कर सकते हैं। और आज भी हम वही दावा कर रहे हैं। बिल्कुल वही दावा। मैं 5वीं अर्थव्यवस्था का दावा कर रहा हूं, और 26, 27 या 28 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा की रिपोर्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल कंट्रीज। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था पवन जी, मेरा सवाल ये था कि देखिए जो मुरादाबाद मंडल में 6 सीटें आती हैं, बिजनौर, नगीना, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, इन सब पर हार हुई थी। बिल्कुल। और इस बार इनको साधना है, इस कमजोर कड़ी को मजबूत करना है। इसका मैं उत्तर दूंगा। प्लीज मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। प्लीज। आपने देखा होगा राणा साहब, आप मेरा सौभाग्य है कि मैं एमबी चैनल पे बैठा हुआ हूं। आपने मोस्टली नेताओं को देखा होगा, वो वहां पे काम करना पसंद करते हैं जहां पे उनको सेफ साइड सीटें दिखती हैं, जहां पे उनको वोट शेयर ज्यादा मिलता है, जहां पे उनको सीटें ज्यादा उनके फेवरेबल होते हैं। एग्जांपल के लिए नोएडा कोई भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बात से नहीं जाते थे कि अगर वो वहां जाएंगे तो हार जाएंगे, माने योगी जी का। लेकिन आज तो चैनल पर बात कहनी चाहिए। हाँ, मैं बता रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, मैं आपके 10% करोगे 11 उत्तर दूंगा। लेकिन आज मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ी खुशी की बात है, जहां पर कोई सीट नहीं आ रही वहां पे काम कर रहे हैं। विकास खाली संभल में नहीं हो रहा, भारत में हो रहा है। जो 4 करोड़ घर दिए गए संभल में नहीं दिए गए, पूरे भारत में दिए गए। तो देश को सुविधाएं मिल रही है वो भारत को मिल रही है, किसी एक राज्य विशेष के लिए नहीं है। ठीक है। नहीं, वैसे मैं वो आप ही की बात कर रहा था, आप ही को एक पॉइंट दिया था कि बिजनौर को भी इसी श्रेणी में रखा जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री जाता है वो हार जाता है, सरकार गिर जाती है। मायावती के समय पर ऐसा हुआ भी था। विश्वनाथ जी, 6 सीटें मुरादाबाद मंडल में आने वाली बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। 2014 में इन सीटों को जीता था, 19 में खो दिया था, और इस बार फिर से 14 वाले इतिहास को दोहराने की कोशिश में लगी है। तो क्या कल्कि धाम के शिलान्यास को इससे जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल। देखिए राणा जी, देखिए राजनीति है। आपको 5 साल पहले का प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान याद होगा। उन्होंने कहा था 5 वर्ष के लिए जीते हैं जी, 4 वर्ष मेहनत करेंगे, विकासोन्मुखी कार्य करेंगे, 1 साल राजनीति करेंगे। आप वर्तमान जो दौर है उसको राजनीति के रूप में देख लीजिए। अब बीजेपी हर वो काम करेगी जहां से उसकी सीटें बढ़ सके। जो भी वीक पॉइंट्स हैं, विपक्ष के जितने भी कमजोर किले हैं उनको ध्वस्त करेंगे। देखिए वो धर्म के लिए नहीं बैठे हैं। राजनीति का मतलब ही यही होता है कि विपक्षी को येन केन प्रकारेण गिरा दीजिए। राजनीति का मतलब होता है, और वही वो फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी, स्वीकार भी किया है जी। अब रही बात, अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन के लिए आदरणीय कांग्रेस प्रवक्ता जी ने जैसे शब्द कहे, मुझे लगता है कि वो एक संत भी हैं। और लखनऊ से पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस जैसा टिकट लेकर के और 16 पॉइंट समथिंग वोट पाए थे वो जी। ये छोटी बात नहीं है, लखनऊ जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतने वोट पाना। बिल्कुल। तो यानी आप उनको अपना स्टार कैंडिडेट आप मान सकते हैं। लखनऊ में जहां आपको सीटों पे कैंडिडेट्स की
बिल्कुल टोटा रहता है, आप ढूंढ नहीं पाते हैं कि कोई लड़ने लायक कैंडिडेट मिले। अगर वो ऐसा व्यक्ति उनके आपके पास था तो आपको बचा के रखना चाहिए था, उससे पूछना चाहिए था उसे क्या दिक्कत है, और लगातार वो अपना दुख दर्द बता रहे थे। राजनीति में तो जो लोग को दर्द है, जो कष्ट है, वो समझना चाहिए। कम से कम चुनाव से पहले तो बुलाकर उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुनना चाहिए, उनका निदान करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस स्वतः इस मोड में है कि जिसको जहां जाना है जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आप खुद ही सारे घोड़ों को छोड़ देंगे, खोल देंगे, उनको चारा पानी नहीं देंगे, तो यत्र तत्र सर्वत्र चले जाएंगे। कांग्रेस का जो स्थिति हो रही है उसमें कोई नई चीज नहीं है। इसमें बीजेपी का दोष मैं कम और कांग्रेस का ज्यादा मानता हूं। बिल्कुल विश्वनाथ जी, मैं एक और विश्लेषण इस पर यह चाहता हूं कि अगर मुरादाबाद मंडल की इन 6 सीटों को देखें तो ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं और 50% के आसपास सभी सीटों पर मुस्लिम हैं, 40-45 के आसपास हिंदू हैं। तो क्या हिंदुओं को एकजुट करने में बीजेपी सफल हो पाएगी? देखिए, इसका बिल्कुल फर्क पड़ता है। कल की धाम का जो मंदिर है, उस वहां मान्यता है कि कल की के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, यह मान्यता है। और उस धाम के धार्मिक प्रमुख हैं, ठीक है। तो अब धार्मिक प्रमुख अगर उस मंदिर का निर्माण शुरू करते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों की धार्मिक आस्था बढ़ती है, जगती है। बीजेपी का टारगेट है कि हम कैसे इसको क्लियर कर ले। अगर मान लीजिए वो डायरेक्ट उनको लगता है कि 50% वोट नहीं मिलेगा, तो वो कोशिश करेंगे कि वहां ट्राइलेटरल युद्ध हो जाए जी। वो कोशिश करेंगे कि अपने जो योजनाओं से जो लाभान्वित लोग हैं उनको एक्शन में लाएं, अपने जो परंपरागत वोटर्स हैं उनको जोड़ें, और साथ में कांग्रेस से नाराज, सपा से नाराज जो लोग हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर ले आएं। स्वाभाविक रूप से सीट निकल जाएगी जी। और जो भी इसका प्रयास करेगा उसको उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी कांग्रेस और सपा की है कि वो इंश्योर करें कि उनके लोग टूटकर न जाए। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है जी। बिल्कुल। भरत जी, अगर आप इंडिया गठबंधन के तहत सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तब कितना असर होगा, और अगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो फिर कांग्रेस के लिए क्या बचेगा? देखिए, लगभग तो हमारी सीट शेयरिंग और हम साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, और मोदी जी इसी से परेशान है कि आपने जिस तरह से कहा कि मुरादाबाद में 6 जो है विधानसभा 6 वहां पे सीटें हैं, और 6 सीटों में से 1 सीट जो है वो जीती थी भाजपा, और वहां पे यादव और जो है मुस्लिम फैक्टर वो बहुत ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस हमारे दोनों के लिए अच्छा रहता है, और वो मिलता है। एक वर्ग है जो हमारा अपना महत्व है, सपा चाहे वो कांग्रेस हो, देता है। लेकिन जिस तरह से हमारे राजनीतिक विश्लेषक मिश्रा जी बैठे हैं और उन्होंने कहा कि हमने जो है आरोप लगाए प्रमोद जी पे, देखिए मिश्रा जी, मैं उन पे आरोप नहीं, संत हैं, हम बहुत बहुत ही मान सम्मान देते हैं, और कुछ सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी, बहुत ही मान सम्मान दिया है। ऐसा नहीं प्रमोद जी को मान सम्मान, इसके पहले भी प्रमोद जी ने बहुत सारा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको समझाया जाता था। देखिए, आप 2 चीज नहीं जोड़ सकते, या संत बोल लीजिए या तो राजनीति में आए हैं तो फिर आप राजनीति करिए, फिर वो अलग मामला होता है। बिल्कुल बिल्कुल भरत जी, लेकिन एक और सवाल मेरा ये है कि अगर पूरा परसेंटेज और आंकड़ा आप उठाकर देखें तो 11 बार तो यादव उम्मीदवार ही इस पर जीत हासिल कर पाया। बीजेपी ने 1 बार की 2014 में, वो भी बड़े कम मार्जिन से 5000 के आसपास से। मुस्लिम वोट बैंक लगभग 50% यानी कि 8 लाख के आसपास वोटर हैं, और यादव 2.5 लाख के आसपास है, तो लगभग 10.5 लाख तो एक तरफा हो जाते हैं। भरत जी, देखिए ऐसा है ना, हाँ, तो ये सीट शेयरिंग में किसके पास सीट जाती है, देखिए हम जब मिलके लड़ेंगे तो उनके पास वो लड़े या हम लड़े, बात तो एक ही होती है। फॉर्मूला तो यही होता है ना भाई, जब हम गठबंधन में है तो ये तो देखा जाएगा कि किसको लड़ना है और किसको नहीं लड़ना है। बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि बीजेपी हिंदू के बाकी कास्ट के, चाहे यादव हो, ST SC हो या कोई भी हो, उन सबको भी साधने में कामयाब हो जाती है। देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति हर कौम को लेके चलता है और साधने की कोशिश करता है, और वो करता रहेगा, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो।
मगर भाजपा के नेता जिस तरह से ये कह रहे हैं कि विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास इन्होंने क्या कहा है, और आपने एक ही शब्द कहा कि बेरोजगारी कहाँ पे है, वो बताइए। रोजगार आपने कितना दिया, आपने महंगाई का क्या किया? आपको याद होगा राणा भाई, 2014 के पहले इनका एक नारा हुआ करता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार, ये ऐसा नारा दिया करते थे। आज एक भी शब्द, एक म का शब्द होता है ना, म का, कि महंगाई निकल जाए, वो तक इनके पास नहीं है कि वो बोल दे। आज बैठे और कहते हैं ना कि हमने जो है महंगाई का 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, इकोनॉमिक की बात करते हैं। आज जब इतना हमारा देश आगे निकल चुका है, बढ़ चुका है, तो इतनी महंगाई क्यों भाई, इतनी बेरोजगारी क्यों भाई? ये आंकड़ों का बाजी करिए, हमको मत सिखाइए। हमने 70 साल, हमने भी कहते हैं ना कि 70 साल हमने सरकार चलाई है, हमें भी पता है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। आप लोग तो 10 साल में जिस तरह से, अभी जैसे हमारे मिश्रा जी ने कहा कि प्रहर प्रकरण करेंगे, और कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि विपक्ष में कोई बचेगा ही नहीं, सारे जो है विपक्ष के लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो सबको तो आप ले रहे हो, और उसके बाद वॉशिंग मशीन में धो रहे हो। ठीक है पवन जी, 8 लाख वोटर्स मुस्लिम हैं, 2.5 लाख यादव हैं, और अगर यही दो साथ मिल जाते हैं तो 10.5 का आंकड़ा, और उसके बाद अगर SC ST को और मिला लिया जाए तो लगभग 2 लाख के आसपास वो भी हैं, और माफ कीजिएगा यादव 1.5 लाख है, तो 9.5 लाख और 2.25 लाख वो, तो लगभग 13 लाख के आसपास का आंकड़ा तो इन्हीं का पहुंच जाता है। तो फिर कैसे बीजेपी एकजुट करेगी बाकी वोटरों को, और मुस्लिम में कैसे सेंध मारेगी? वोट मिला था उत्तर प्रदेश में, जब 2022 में आए तो 9% मुस्लिम वोट मिला। अब जो मेयर की 17 सीटें जीते हैं उत्तर प्रदेश में, उसके अंदर 17 की 17 इसलिए जीते हैं कि 100 मुस्लिम कैंडिडेट, निगम के 100 मुस्लिम कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सीट से लड़े थे। रही बात यादव की, और रही बात मतलब SC ST की, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पहले इनका गठबंधन बुआ बबुआ का भी हुआ था, कांग्रेस का भी हुआ था, जयंत चौधरी के साथ भी हुआ था। ना तो अब बुआ के साथ इनका गठबंधन है, ना जयंत चौधरी के साथ इनका गठबंधन है, ना OP राजभर के साथ इनका गठबंधन है, और स्वामी प्रसाद मौर्य के भी बिगड़ते बोल दिख रहे होंगे आपको। अगर पिछले इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं तो पिछले इलेक्शन के अंदर इनका गठबंधन ज्यादा मजबूत था, कई पार्टियां इनके साथ थी, चाहे आप OP राजभर को ले लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, या जयंत चौधरी को ले लीजिए। तो तब के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास भारत में, उत्तर प्रदेश तो छोड़िए पूरे भारत में बढ़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 के पार। जी राणा साहब, तो 400 पार हो जाएगा इस बार? एक तरकीब है 400 पार करने की, और बीजेपी की 370 की, जो अब दिख रहा है जहां से बिल्कुल फूंका गया। तो आप भी मानेंगे कि 2014, सर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप एक एक करके पूरा टाइम देता है, गलत बात है कांग्रेस की। मैं ये कह रहा हूं कि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बना पाई थी सहयोगियों के साथ, लेकिन अपनी खुद की इतनी सीटें थी, समर्थन था। 2019 में भी 303 का आंकड़ा पार किया, और इस बार तो कई दल भारतीय जनता पार्टी और NDA में शामिल हैं, तो मुझे 100% उम्मीद है कि हम इस बार, अब की बार 400 पार के जो नारा है उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। जी राणा साहब। विश्वनाथ जी, जो आंकड़ा भी पवन जी ने दिया, अगर उसके आधार पर भी चले तो SC ST 3.25 लाख, यादव 1.5 लाख, पिछड़ा और जनरल लगभग 5.25 लाख वोटर्स, और अगर 9% मुस्लिम भी आ जाता है तो उसके आधार पर फिर तो आंकड़ा धीरे धीरे लगता है कि करीब आ गए हैं। देखिए राणा जी, जो वोटर है वो ये देखता है कि हम जिस कैंडिडेट को वोट करने जा रहे हैं वो क्या सीट निकाल पाएगा। विनेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होती है, इस बात से शायद भरत जी भी अग्री करेंगे, और सभी बाकी ऑब्वियसली बीजेपी का तो टारगेट ये, पवन जी तो मानेंगे ही। तो विनेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं क्रिएट कर पाई जहां पे वो इंश्योर करें अपने वोटर्स को, चाहे वो मुस्लिम हो, यादव हो या OBCs हो, जिनको ये दिखा पाए कि देखो हमारा ये कॉम्बिनेशन इतना मजबूत है, इसको वोट दोगे तो तुम्हारा सांसद होगा जी। जब आप उसको अच्छा सा प्रपोजल नहीं देंगे तो वो कैसे जीतेगा? स्वाभाविक सी बात है। फिर दूसरी चीज कहां दिखती है? उसको दिखता है कि सरकार किसकी बन रही है,
जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि उपभोग करने वाला जो वर्ग है, जिनको सरकारी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है डीबीटी के तहत, वो एक बड़ा वर्ग है। मुसलमान महिलाओं में एक बड़ा इनरोड बना रही है बीजेपी। ये खतरा है उन पार्टियों के लिए जिनके लिए मुसलमान परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन वो उसके विरुद्ध या उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में कुछ अपनी स्कीम क्रिएट नहीं कर पाई है। बिल्कुल, इसलिए लेकिन एक और सवाल मैं विश्वनाथ जी पूछना चाहता हूं कि संभल से लगभग तस्वीर क्लियर सी है। समाजवादी पार्टी क्लियर कर चुकी है शफीकुर रहमान को, और बीजेपी जहां तक है हो सकता है कि दांव प्रमोद कृष्णम पर ही चल दे। तो प्रमोद कृष्णम भारी पड़ेंगे शफीकुर रहमान जैसा उम्मीदवार अगर सामने होगा तो? देखिए, बिल्कुल बहुत चांस बनता है इनका। क्यों? जब शफीकुर रहमान सामने होंगे निश्चित रूप से अल्पसंख्यक वोट तो उनको काफी संख्या में मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक यादव वोट है, ओबीसी वोट है और बाकी हिंदू के अन्य वोटों को सामान्य वोट है, ये निश्चित रूप से आचार्य को मिलेंगे। इनको आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मुसलमान वोटर्स में भी बीजेपी इनरोड बना सकती है। यानी जो ऑपोजिशन की या कांग्रेस और सपा का जो भी पैरामीटर जो बना रखे हो वो या जो प्लान कर रहे हो, मुझे लगता है उस पर उन्हें और काम करने की जरूरत है अगर उन्हें ये सीट जीतनी है तो। अन्यथा बीजेपी तो अपना काम कर रही है और मुझे लगता है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। जी बिल्कुल। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संभल के दौरे पर रहे। कल्की मंदिर का शिलान्यास किया गया, भूमि पूजन किया गया, और इसी के साथ सियासी पंडितों का यह कहना है कि मुरादाबाद मंडल की 6 सीटें जिस पर बीजेपी कमजोर 2019 में 6 की 6 सीटें हारी थी, उपचुनाव में उनमें से एक रामपुर सीट पर जीत हासिल की थी। अब रामपुर पर भी दबदबा बनाकर रखना है और बाकी 6 सीटों पर भी जीत हासिल करनी है। तो उसी की एक पिक्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिखाई और वहीं से चुनावी बिगुल उत्तर प्रदेश का फूंका गया है। अब कितनी कामयाब बीजेपी हो पाती है ये देख